जिन्हें लगता है कि हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन सिर्फ एक फैशन है, उनके लिए ये वीडियो रियलिटी चेक है। इस मॉडल में शुरू से लेकर हर स्टेप पर तकनीक, पैसों और जानकारी की जरूरत होती है, वरना फल मिलने से पहले ही प्लांटेशन फेल हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग के 7 की फैक्टर्स जिन पर ध्यान दिए बिना सक्सेस पाना मुश्किल है। इसमें आएगा राइट रूट स्टॉक चूज करने के टिप्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ट्रेलस सिस्टम की इंपॉर्टेंस, प्लांट स्पेसिंग और प्लांटिंग डेंसिटी का सही बैलेंस, प्रूनिंग और ट्रेनिंग के इफेक्टिव मेथड्स, इरिगेशन और फर्टिगेशन का स्मार्ट प्लानिंग, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, और आखिर में सॉइल हेल्थ और मल्चिंग को मेंटेन करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये है सेब संडे एपिसोड 8 और आप देख रहे हैं हार्मोनिक रूट्स, जहां हम खेती को ज्ञान, तकनीक और अनुभव के साथ जोड़ते हैं एक बेहतर भविष्य के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन की तैयारी की ये जरूरी चेकलिस्ट, जो आपके लाखों के निवेश को बचा सकती है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की नींव होती है सही रूट स्टॉक का चुनाव। ये सिर्फ पेड़ के साइज को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसकी उम्र, फासला और फल देने की क्षमता भी तय करता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है M9 जैसे ड्वार्फ रूट स्टॉक्स का, जो छोटे रहते हैं और जल्दी फल देने लगते हैं, लेकिन इन्हें सपोर्ट सिस्टम और रेगुलर इरिगेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा कई जगहों पर अब जीनीवा सीरीज के G11 और G41 जैसे रूट स्टॉक्स का भी इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। अगर मिट्टी थोड़ी कमजोर है या आप थोड़ा ज्यादा मजबूत पेड़ चाहते हैं, तो M26, B9, M7 या MM111 जैसे रूट स्टॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो थोड़े बड़े होते हैं और ज्यादा फासला मांगते हैं। रूट स्टॉक चुनते समय अपने इलाके की क्लाइमेट, मिट्टी और पानी की उपलब्धता जरूर देख लें। हाई डेंसिटी बागों में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो छोटे तो होते हैं, लेकिन उतने ही कमजोर भी होते हैं। M9 जैसे ड्वार्फ रूट स्टॉक्स में लकड़ी का जोर नहीं होता, इसलिए उन्हें संभालने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। इसके लिए शुरू से ही ट्रेलस सिस्टम लगाना जरूरी है, जिसमें मजबूत खंभे, तार और कहीं कहीं पर एंकर लगाने पड़ते हैं। अगर आपका बाग हवा या बर्फ वाले इलाके में है, तो बिना सपोर्ट के पेड़ गिर सकते हैं या टूट सकते हैं। ये सिस्टम शुरुआत में महंगा जरूर लगता है, लेकिन ये खर्चा नहीं, एक बुनियादी जरूरत है। पौधों के बीच की डिस्टेंस इस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और मैनेजमेंट दोनों को प्रभावित करती है। अगर आपने M9 जैसे रूट स्टॉक का चुनाव किया है, तो स्पेसिंग आमतौर पर 2.5 फीट से 3 फीट प्लांट टू प्लांट और 6 से 8 फीट रो टू रो रखी जाती है। इससे एक बीघा में करीब 260 से 320 पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर रूट स्टॉक थोड़ा बड़ा है, जैसे M7 या MM111, तो फासला भी ज्यादा रखना पड़ता है। लेआउट भी महत्वपूर्ण होता है। आप चाहें तो सिंगल रो, डबल रो या वी शेप जैसी प्रणाली चुन सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी जरूरी है। गलत स्पेसिंग फ्यूचर में प्रूनिंग, सनलाइट और हार्वेस्टिंग में दिक्कत ला सकती है। HDP सिस्टम में प्रूनिंग सिर्फ ब्रांचेस काटने का काम नहीं है, ये एक साइंस है जो प्लांट की ग्रोथ, फ्रूट साइज और क्वालिटी तीनों पर सीधा असर डालती है। अर्ली ईयर्स में फोकस होता है स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने पर, ताकि प्लांट हैवी फ्रूट लोड को आसानी से संभाल सके। ट्रेनिंग मेथड्स जैसे स्पिंडल, मॉडिफाइड स्पिंडल या वी ट्रेलिस सनलाइट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हर फ्रूट को प्रॉपर लाइट मिलती है। यही लाइट फ्रूट के कलर और शुगर कंटेंट को इम्प्रूव करती है। अगर प्रूनिंग और ट्रेनिंग सही तरीके से ना हो, तो प्लांट का लोअर पार्ट शेड में चला जाता है, फ्रूट्स छोटे रह जाते हैं और डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। HDP ऑर्चर्ड्स में इरिगेशन का रोल उतना ही क्रिटिकल है जितना रूट्स के लिए ऑक्सीजन। हाई डेंसिटी प्लांट्स का रूट जोन शैलो होता है, इसलिए इन्हें फ्रीक्वेंट और कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई चाहिए। ड्रिप इरिगेशन यहाँ बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये वाटर को सीधे रूट जोन में डिलीवर करता है और वेस्टेज कम करता है। फर्टिगेशन यानी फर्टिलाइजर को इरिगेशन वाटर के साथ देना, ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स का यूनिफॉर्म और टाइमली सप्लाई देता है। कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर सॉल्यूबल NPK जैसे फर्टिलाइजर ड्रिप सिस्टम से आसानी से दिए जा सकते हैं। सीजन और प्लांट ग्रोथ स्टेज के हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल बनाना जरूरी है, क्योंकि HDP में ओवर फर्टिलाइजेशन रूट्स को डैमेज कर सकता है और अंडर फर्टिलाइजेशन फ्रूट क्वालिटी को गिरा सकता है। बैलेंस्ड और मॉनिटर्ड सप्लाई से ही हाई यील्ड पॉसिबल है। HDP एप्पल ऑर्चर्ड्स में पेस्ट और डिजीज कंट्रोल थोड़ा अलग तरीके से प्लान करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। हाई डेंसिटी लेआउट में इन्फेक्शन स्प्रेड का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है।
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) यहाँ बेस्ट अप्रोच है, जिसमें फेरोमोन ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स का इस्तेमाल केमिकल स्प्रेज के साथ मिलाकर किया जाता है। फंगस अटैक जैसे स्कैब या पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए अर्ली सीजन प्रोटेक्टिव स्प्रेज और कैनोपी वेंटिलेशन बहुत मदद करते हैं। स्प्रे शेड्यूल बनाते समय प्लांट ग्रोथ स्टेज, वेदर कंडीशन और पिछले इन्फेक्शन हिस्ट्री को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह आप डिजीज प्रेशर कम कर सकते हैं और केमिकल यूज भी कंट्रोल में रख सकते हैं। हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड्स में सॉइल हेल्थ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो हर साल कंपाउंडेड रिटर्न देता है। ऑर्गेनिक मैटर की परसेंटेज बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेंशन, रूट हेल्थ और माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी तीनों को इम्प्रूव करता है। मल्चिंग, चाहे ऑर्गेनिक जैसे ड्राई ग्रास, हे या वुड चिप्स हो, या सिंथेटिक वीड मैट्स, सॉइल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वीड्स को सप्रेस करता है और इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसके साथ एनुअल सॉइल टेस्टिंग जरूरी है ताकि pH और न्यूट्रिएंट बैलेंस सही रखा जा सके। याद रखें, रूट्स कन्फाइंड एरिया में ग्रो करती है, इसलिए सॉइल क्वालिटी को इग्नोर करना मतलब ऑर्चर्ड को धीरे धीरे वीकन करना। सेब की खेती में अच्छा फल सेट सिर्फ पेड़ों की सेहत पर नहीं, बल्कि सही पॉलिनेशन पर भी निर्भर करता है। अगर फूल खिल गए लेकिन परागण सही से नहीं हुआ, तो फल या तो छोटे रह जाएंगे या फिर गिर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना जरूरी है कि आपके बाग में कम से कम 2 से 3 अलग अलग किस्में हों, जिनका फूलने का समय एक दूसरे से मेल खाता हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी मुख्य किस्म रॉयल गाला है, तो उसके साथ रेड डिलीशियस या गोल्डन डिलीशियस जैसी किस्में लगाना अच्छा रहेगा। ये एक दूसरे के लिए बेहतरीन पॉलिनाइजर का काम करती है। अब बात करते हैं मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों का रोल बहुत बड़ा है। फूल से फूल तक पराग ले जाने का सबसे असरदार और प्राकृतिक तरीका यही है। एक बीघा में कम से कम एक बी हाइव रखना बेहतर माना जाता है, ताकि फूलों के समय परागण की संभावना कई गुना बढ़ जाए। अगर आपके खेत में मधुमक्खियों की कमी है, तो अस्थायी रूप से बी हाइव लाकर भी रखे जा सकते हैं। ध्यान रहे, ये काम फूल आने से थोड़ा पहले कर ले, ताकि मधुमक्खियां नए माहौल में जल्दी एडजस्ट हो जाएं। सही किस्म का चुनाव और पर्याप्त मधुमक्खियों की मौजूदगी दोनों मिलकर आपके सेब के बाग में फल की क्वालिटी और क्वांटिटी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। आज हमने जाना कि कैसे सही रूटस्टॉक सिलेक्शन से बगीचे की नींव मजबूत होती है, कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम पेड़ों को आंधी तूफान में भी स्थिर रखता है, और क्यों प्लांटिंग डेंसिटी और स्पेसिंग हर इंच जमीन का सही इस्तेमाल करवाते हैं। हमने देखा कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग पेड़ों के आकार और उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, इरिगेशन और फर्टिगेशन पौधों की प्यास और भूख को सही समय पर मिटाते हैं, और पेस्ट तथा डिजीज मैनेजमेंट फसल को बचाकर आपकी मेहनत की रक्षा करता है। अंत में, सॉइल हेल्थ और मल्चिंग प्रैक्टिसेस न केवल जमीन को उपजाऊ रखते हैं, बल्कि नमी और पोषण का संतुलन भी बनाए रखते हैं, जिससे पेड़ हर मौसम में दमदार बने रहें। अगर ये बातें आपके बाग के लिए उपयोगी लगी, तो अगले सीजन से इन्हें अपनाना शुरू करें। और याद रखें, खेती में छोटी छोटी सावधानियां बड़े बदलाव ला सकती है। ज्यादा ऐसी ही गहन और प्रैक्टिकल जानकारी के लिए जुड़े रहिए हार्मोनिक रूट्स के साथ, जहां ज्ञान और अनुभव दोनों आपके बाग तक पहुंचते हैं।